बच्चों, उम्मीद है आप पूरी मेहनत के साथ टॉपिक को तैयार कर रहे होंगे, चैप्टर को प्रिपेयर कर रहे होंगे। आज हम लोग एक नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के चैप्टर से है। इसका नाम है कमर्शियल सेल और बैटरीज। क्लियर? होते क्या, इसको देख लिया जाए। कमर्शियल सेल या बैटरीज वास्तव में कई सेलों के, यानी कि दो या दो से अधिक सेलों का एक ग्रुप होता है, उसको हम बोलते हैं कमर्शियल सेल। और इस कमर्शियल सेल को हम बैटरी के नाम से जानते हैं। कभी कभी हम लोग सिंगल सेल को भी बैटरी बोलते हैं, जो कि गलत है। तो बेटा, कमर्शियल सेल या बैटरी होती क्या है? द ग्रुप ऑफ सेल इज़ कॉल्ड बैटरी। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, दो या दो से अधिक सेल को जब आपस में कनेक्ट कर देते हैं तो इस ग्रुप को हम बोलते हैं बैटरी, और सिंगल सेल को बैटरी नहीं कहा जाता। ये आप याद रखिएगा। इसमें डिफरेंट टाइप के सेल आप पढ़ चुके हैं, जैसे कि गैल्वेनिक सेल, वोल्टिक सेल, डैनियल सेल। ये सब बेटा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के एग्जांपल हैं, जिनके बारे में आप जानकारी प्राप्त कर सके हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता क्या है। इसके बाद में आगे बढ़ेंगे। इसमें आपको आज बताया जा रहा है कि बैटरी या कमर्शियल सेल के टाइप कितने हो सकते हैं। तो बेटा, बैटरी और कमर्शियल सेल मेनली दो टाइप के होते हैं। एक होती है प्राइमरी बैटरी या प्राइमरी सेल, और दूसरी होती है सेकेंडरी बैटरी या सेकेंडरी सेल। अब इनको क्या कहते हैं, कैसे कहते हैं, इसको देखिए। प्राइमरी बैटरी या प्राइमरी सेल क्या होते हैं बेटा? प्राइमरी बैटरी या प्राइमरी सेल ऐसे सेल होते हैं जिसमें जो रिडॉक्स रिएक्शन होता है वो एक ही बार होता है। यानी रिडॉक्स रिएक्शन एक बार हो जाएगा, एक बार ऑक्सीडेशन, एक बार रिडक्शन वगैरह हो जाएगा, उसके बाद वो रिएक्शन कंप्लीट होकर ख़त्म हो जाएगा। वो रिएक्शन दोबारा वहाँ पर प्रोसीड नहीं करता है। तो इस तरीके के सेल को बोलते हैं प्राइमरी सेल। इसको और इजी लैंग्वेज में समझ लीजिए, ऐसे सेल जिनको हम रिचार्ज नहीं कर सकते हैं उनको हम बोलते हैं प्राइमरी बैटरी या प्राइमरी सेल। ठीक है बेटा, ऐसे सेल जो सिंगल यूज़ होते हैं, जिनको हम दोबारा रिचार्ज नहीं कर सकते हैं, इस तरीके के सेल को बोलते हैं प्राइमरी सेल। और प्राइमरी सेल का सबसे बेस्ट एग्जांपल है ड्राई सेल और मरकरी सेल। ड्राई सेल जो लोकल बैटरीज आप यूज़ करते हैं उनको बोलते हैं ड्राई सेल, और एग्जांपल है मरकरी सेल। इसके बाद में बेटा आता है सेकेंडरी सेल और सेकेंडरी बैटरीज भी इनको बोलते हैं। सेकेंडरी सेल बेटा ऐसे सेल होते हैं जिनको हम रिचार्ज कर सकते हैं, जिनको हम आउटर करंट के थ्रू रिचार्ज कर सकते हैं। इस तरीके के सेल को हम बोलते हैं सेकेंडरी सेल। ठीक, अब एक एक करके इन सबके स्ट्रक्चर और मैकेनिज्म के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्राइमरी सेल और प्राइमरी बैटरी। बेटा, आपके सामने यहाँ स्क्रीन पर दिखाई पड़ होगा एक ये प्राइमरी सेल का स्ट्रक्चर मैंने बना के रखा हुआ है। इसको आप समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे कि प्राइमरी सेल या ड्राई सेल होता कैसे है। देखो बेटा, यहाँ पर सबसे जो बाहरी लेयर होती है, इस सबसे बाहरी लेयर को जिंक कंटेनर लेयर बोलते हैं। जाहिर सी बात है, जिंक कंटेनर है तो जिंक से बना है, जिंक कंटेनर इसको बोलते हैं। और ये जिंक कंटेनर यहाँ पर एनोड की तरह बिहेव करता है। ये सब बहुत ही ज़रूरी पॉइंट्स हैं, इनको आप याद रखिएगा। जो सबसे आउटर लेयर होती है वो जिंक की बनी होती है, इसलिए इसको हम बोलते हैं जिंक कंटेनर। और जिंक कंटेनर किसकी तरह बिहेव करेगा? एनोड की तरह बिहेव करेगा। अब जिंक कंटेनर के अंदर की तरफ बढ़ते हैं तो वहाँ पर जो दूसरी लेयर होती है वो दूसरी लेयर अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का पेस्ट होता है, जो हल्का वाइट कलर का होता है। इसको आप देखेंगे बैटरी के अंदर जो सेकंड लेयर है, यहाँ पर अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का एक लाइट वाइट कलर का यहाँ पर एक पेस्ट भरा होता है, जो कि जिंक कंटेनर के अंदर का भाग होता है। फिर जिंक कंटेनर से हम दूसरे स्टेप की तरफ बढ़े और अंदर की तरफ चलेंगे तो यहाँ पर एक एरिया ऐसा दिखाई पड़ता है जहाँ पर MnO2 और कार्बन बिल्कुल ब्लैक एरिया होता है। यहाँ पर ब्लैक कलर का पाउडर भरा होता है, जिसको आप देख भी सकते हैं किसी बैटरी को तोड़कर। तो यहाँ पर MnO2 मैंगनीज ऑक्साइड और कार्बन का यहाँ पर पाउडर भरा होता है, जो कि पूरा ब्लैक कलर का होता है। ठीक, उसी पाउडर के बीच में एक ग्रेफाइट की रॉड लगी होती है। ये ग्रेफाइट की रॉड इस सेल में कैथोड की तरह बिहेव करती है। उम्मीद है आप लोगों को एनोड और कैथोड का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। अगर यहाँ पर कन्फ्यूज़न है तो एक बार फिर से आप रिवीजन करके नोट्स ज़रूर पढ़ लें। तो यहाँ पर देखिए बेटा, यहाँ पर एक रॉड बना हुआ है। नॉर्मली ये रॉड ब्लैक कलर की होती है, जिसमें छोटे छोटे छेद बने होते हैं। इसको हम बोलते हैं ग्रेफाइट रॉड। और ये ग्रेफाइट रॉड एक तरह से यहाँ पर कैथोड का काम करती है। इन सब को कवर करने के लिए एक सील बना होता है, जिसको हम बोलते हैं पिच सील। पिच सील से जुड़ा हुआ एक मेटल का कैप होता है। इस मेटल के कैप के थ्रू हम करंट का फ्लो कर सकते हैं। तो बेटा, आप लोगों ने देखा ये प्राइमरी सेल या प्राइमरी बैटरी का एक स्ट्रक्चर है।
अब हम आगे देखेंगे ये कैसे काम करता है, इसकी मैकेनिज़्म क्या होती है। तो चलिए देखते हैं आगे इसके बारे में। अब आगे हम लोग देखेंगे कि इसकी मैकेनिज़्म कैसे होती है। बेटा आपको वहाँ पर स्ट्रक्चर में बताया गया है कि अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का पेस्ट इसके अंदर होता है। सबसे पहले जैसे ही आप करंट का फ्लो करेंगे, जैसे इसके सर्किट को आप जोड़ेंगे तार के वायर के फॉर्म में, वायर के थ्रू, तो यहाँ पर होगा क्या कि अमोनियम क्लोराइड डिसोसिएट होगा। ये सबसे पहले इसके अंदर होने वाली रिएक्शन होगी जो कि अमोनियम आयन और क्लोराइड एनायन का फॉर्मेशन करेगी। अब हम देखेंगे एनोड पे क्या होता है। एनोड पे जो जिंक कंटेनर होता है वो अपने इलेक्ट्रॉनों को रिलीज़ करके जिंक आयन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होगा और ये जिंक आयन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अब कैथोड पे क्या होगा। कैथोड पे जो अमोनियम आयन होता है वो जिंक आयन के इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है और अमोनिया गैस के साथ साथ हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करता है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा इसमें क्या है। अब यहाँ देखिए प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये बेटा कि अमोनिया गैस के लगातार बनने के कारण इस सेल में टेम्परेचर बढ़ जाता है, और अगर अमोनिया गैस को हम किसी दूसरे फॉर्म के साथ कंज्यूम नहीं करेंगे तो सेल का टेम्परेचर बढ़ जाएगा और सेल ब्लास्ट भी कर सकता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि अमोनिया को हम किस तरीके से यूज़ करेंगे। बेटा यहाँ पर जो एक्सेस अमाउंट ऑफ अमोनिया होगा उस अमोनिया को हम जिंक आयन के साथ रिएक्ट करा देते हैं और वो जिंक आयन के साथ मिलकर एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन कर देता है। और इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के फॉर्मेशन के साथ ही सेल के अंदर जो अमोनिया होता है उसकी मात्रा धीमे धीमे कम हो जाती है, और जाहिर सी बात है जब अमोनिया की मात्रा कम हो जाएगी तो वहाँ पर टेम्परेचर भी नॉर्मल हो जाएगा, यानी कि बैटरी का टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। और साथ ही साथ ये सेल के वोल्टेज को भी बढ़ा देता है। बात समझ में आ गई। अमोनिया को इस तरह से हमने जिंक आयन के साथ रिएक्ट कराया और एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन करके हम अमोनिया को वहाँ से रिमूव कर सकते हैं। अब बात करेंगे हाइड्रोजन। हाइड्रोजन किस तरीके से नुकसान पहुंचा सकता है बेटा। हाइड्रोजन क्या होता है, बबल्स के फॉर्म में कंटेनर के चारों तरफ, अंदर की ओर कंटेनर के चारों तरफ इकट्ठा हो जाएगा, जिसकी वजह से जो करंट का फ्लो है वो थोड़ा सा इंटरप्टेड हो जाएगा, थोड़ा सा बाधित हो जाएगा। तो अगर लगातार हाइड्रोजन गैस बनती रहेगी तो हाइड्रोजन गैस वो कंटेनर के चारों तरफ इकट्ठे होती रहेगी, जिसकी वजह से करंट का फ्लो नहीं हो पाएगा। अब इस चीज़ को हटाने के लिए हाइड्रोजन को हम रिएक्ट करा देते हैं MnO2, मैंगनीज ऑक्साइड। आप लोगों को अभी भी बताया गया स्ट्रक्चर, MnO2 और कार्बन ब्लैक कलर का पाउडर होता है, वहाँ पर हाइड्रोजन MnO2 के साथ रिएक्शन करेगा और कन्वर्ट किस में हो जाएगा बेटा, मैंगनीज डाइऑक्साइड, और साथ में H2O के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बेटा मैंगनीज से मैंगनीज डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हो जाएगा और इस तरह से हम हाइड्रोजन को भी एक दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से हाइड्रोजन जो चारों तरफ इकट्ठा हो रहा था वो वहाँ से धीमे धीमे रिमूव हो जाएगा। तो इस तरह से अमोनिया और हाइड्रोजन गैस दोनों को हम रिमूव कर सकते हैं। और आप देख रहे हैं एनोड और कैथोड का रिएक्शन भी पूरा हो जा रहा है। तो ये प्राइमरी सेल या प्राइमरी बैटरी की एक छोटी सी मैकेनिज्म थी। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाता है कि अमोनिया और हाइड्रोजन का ड्रॉबैक क्या है और इसको किस तरीके से हम रिमूव कर सकते हैं। बात समझ में आ गई है। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे जो कि होगा सेकेंडरी सेल। बेटा आपके सामने देखो एक सेकेंडरी सेल का स्ट्रक्चर दिखाया जा रहा है। सेकेंडरी सेल के बारे में आपको जानकारी दे दी गई है कि ऐसे सेल होते हैं जिनको हम दोबारा रिचार्ज कर सकते हैं। तो आइए समझें सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। एक बड़ा सा कंटेनर होता है बेटा, और उस कंटेनर के अंदर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड भरते हैं। कितना परसेंट डाइल्यूट होता है, 38% बाई मास डाइल्यूशन होता है। या पे कह सकते हैं 1.30 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के डाइल्यूशन वाले सल्फ्यूरिक एसिड को इस कंटेनर के अंदर रखा जाता है। अब यहाँ पर आप देख होंगे डिफरेंट टाइप के डार्ट्स दिखाई पड़ रहे हैं। हमने एनोड को रेड कलर से दिखाया है और कैथोड को ब्लू कलर से दिखाया है। तो यहाँ पर बेटा जो अरेंजमेंट होता है वो अल्टरनेट अरेंजमेंट होता है, एनोड कैथोड, एनोड कैथोड, एनोड कैथोड। इस तरीके से यहाँ पर एक 6 प्लेट की रॉड आपके सामने दिखाई पड़ रही है। 1 2 3 4 5 6 ये 6 प्लेट की रॉड है जो कि कैथोड और एनोड को अल्टरनेट क्रम में रख कर बनाया गया है। यहाँ पर सेकेंडरी सेल में एनोड जो होता है वो लेड का बना होता है, जबकि कैथोड जो होता है लेड ऑक्साइड का बना होता है। बेटा एनोड जो कि लेड का होता है और जो कैथोड लेड ऑक्साइड का बना होता है। लेड ऑक्साइड मेनली पाउडर के फॉर्म में होता है और इस पाउडर को इस तरह से या इस एक
सीरीज के फॉर्म में अरेंज करने के लिए या एक प्लेट के फॉर्म में अरेंज करने के लिए इसको चारों तरफ से टिन या एंटीमनी की कवरिंग से ढक दिया जाता है। सभी लोग ध्यान दें, जो आपका लेड ऑक्साइड का पाउडर होता है, अब पाउडर को इस तरह से रॉड के फॉर्म में तो कन्वर्ट कर नहीं सकते हैं, तो करते क्या हैं, पाउडर को भर देते हैं टिन और एंटीमनी की कवरिंग में। उसका एक थैली बना लेते हैं जो कि रॉड के फॉर्म में होगी और उसके अंदर हम लेड ऑक्साइड को भर देते हैं। बात समझ में आ गई? छोटा सा स्ट्रक्चर है, देखो एक कंटेनर होगा जिसमें अल्टरनेट फॉर्म में एनोड और कैथोड को रखा गया है, प्लेट के फॉर्म में लगाया गया है। यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर आपने 6 प्लेट की एक सेल के बारे में जानकारी दे रहे हैं। एनोड पर लेड होता है और जो कैथोड होता है वो लेड ऑक्साइड का बना होता है। लेड ऑक्साइड पाउडर के फॉर्म में होगा, इसलिए इसको टिन और एंटीमनी की बैग में या उसकी कवरिंग में रखते हैं। और साथ ही साथ जो इलेक्ट्रोलाइट होगा वो बेटा डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड होगा। इसका डाइल्यूशन 38% बाई मास होगा, या आप कह सकते हैं 1.030 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होगा। तो सेकेंडरी सेल का स्ट्रक्चर हो गया। अब हम डिस्कस करेंगे इसकी मैकेनिज्म को लेकर, जो बहुत ही इजी है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। इसकी मैकेनिज्म में देखो बेटा, सबसे पहला क्या होगा, जैसे ही आप करंट को फ्लो करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाएगा। ये सबसे इनिशियल स्टेप का रिएक्शन होता है। अब होगा क्या, एनोड की तरफ हम जाएंगे जहाँ पर लेड अपने आयंस को रिलीज़ करेगा और लेड आयन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ये लेड आयन सोल्यूशन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब चूँकि यहाँ पर सल्फेट एनायन का फॉर्मेशन हुआ है, इससे लेड आयन सल्फेट एनायन के साथ रिएक्शन करके लेड सल्फेट का फॉर्मेशन कर देगा। अब हम लोग कैथोड की तरफ आएंगे। कैथोड चूँकि लेड ऑक्साइड का बना हुआ है, तो लेड ऑक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड के सल्फेट एनायन, सल्फ्यूरिक एसिड से प्राप्त हाइड्रोजन आयन और साथ ही साथ जो आपका एनोड पे इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उसको एक्सेप्ट करके लेड सल्फेट का फॉर्मेशन करता है और साथ ही साथ वाटर का भी फॉर्मेशन हो रहा है। इसको आप देख रहे होंगे, रिएक्शन की मैकेनिज्म आपको दिखाई जा रही है। लेड से लेड आयन का बनना, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके लेड सल्फेट का बनना, कैथोड पर रिडक्शन हो रहा है। लेकिन आप ये भी देख रहे हैं कि कैथोड पर पानी यानी कि वाटर का फॉर्मेशन भी हो रहा है। अब इस वाटर के फॉर्मेशन के कारण, लगातार पानी बनने के कारण जो सल्फ्यूरिक एसिड का डाइल्यूशन होता है वो धीमे धीमे कम होता चला जाता है। यानी उसमें जो एसिड की मात्रा होती है सेल के अंदर वो धीमे धीमे कम होना शुरू कर देती है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है यहाँ पर लगातार पानी का फॉर्मेशन होता जा रहा है। तो होता क्या बेटा, एक ऐसी कंडीशन आती है कि पानी की मात्रा ज़्यादा हो जाती है और आपका जो मेन इलेक्ट्रोलाइट होता है उसका डाइल्यूशन बहुत कम हो जाता है, जिसकी वजह से सेल आपका वीक होना शुरू हो जाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं डिस्चार्ज ऑफ द सेल। अभी जो सेल डिस्चार्ज हो रहा है इसको हम रिचार्ज भी कर सकते हैं। आपको पहले ही बताया गया कि सेकेंडरी सेल को रिचार्ज कर सकते हैं। आप ये जान लीजिए कि सेल रिचार्ज कब होता है। अगर बेटा यहाँ पर जो हमने सल्फ्यूरिक एसिड लिया है, अगर उस सल्फ्यूरिक एसिड की वैल्यू 1.30 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से घटकर 1.20 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब तक पहुँच जाती है, तब इस समय सेल को कहा जाता है कि सेल डिस्चार्ज हो गया है, अब इसको रिचार्ज करने की ज़रूरत है। ठीक, तो हम लोग समझेंगे कि कैसे इसको रिचार्ज किया जाता है या रिचार्ज करने के दौरान प्रोसेस कैसे होते हैं। चलिए इसको आगे देखा जाता है। अब हम बात करेंगे रिचार्ज रिएक्शन। रिचार्ज रिएक्शन कैसे होता है, देखो बेटा, यहाँ पर एक तरफ कैथोड एक तरफ एनोड है। रिचार्ज करने के लिए हम डीसी सोर्स का इस्तेमाल करते हैं। डीसी सोर्स के निगेटिव टर्मिनल को कैथोड की तरफ और डीसी सोर्स के पॉजिटिव टर्मिनल को एनोड की तरफ हम जोड़ देते हैं। ठीक, और हमें मालूम है कि लेड सल्फेट का फॉर्मेशन हो चुका है। अब जैसे ही यहाँ पर डीसी सोर्स को ऑन किया जाता है, रिएक्शन क्या होता है बेटा, उल्टा हो जाता है, उल्टे डायरेक्शन में मूव करने लगता है। इसमें क्या होगा, एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा और लेड सल्फेट रिएक्शन करके ऑक्सीडाइज होकर लेड ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से रिलीज़ करेगा। इससे पहले इस रिएक्शन को आपने कैथोड पे पढ़ा था, लेकिन यहाँ पर देखिए डीसी सोर्स के प्रेजेंस के कारण रिएक्शन क्या होते हैं, उलट जाते हैं। यानी लेड सल्फेट ऑक्सीडाइज हो जाता है लेड ऑक्साइड में और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन को फ्री कर देता है। इसी तरह से कैथोड में रिडक्शन का काम होता है। वहाँ पर जो लेड सल्फेट बना होता है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होने के कारण वो लेड और सल्फेट आयन में टूट जाता है। ये सल्फेट आयन जो होता है वो हाइड्रोजन आयन से रिएक्शन करके, जो कि लेड सल्फेट के ऑक्सीडेशन से प्राप्त हो रहा है,
उसके साथ रिएक्शन करके फिर से सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मेशन कर देता है। इस तरह यहाँ पर लगातार फिर से सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है, यानी उसका कंसंट्रेशन बढ़ने लगता है और सेल क्या हो जाता है, रिचार्ज हो जाता है। तो यहाँ देखो बेटा, दोनों ही कंडीशन पर लेड सल्फेट का फॉर्मेशन हुआ था। आप लोगों ने अभी मैकेनिज्म पढ़ी होगी, इस पर ध्यान दिया होगा। चाहे एनोड की तरफ से देखें और चाहे कैथोड की तरफ से देखें, हमारा मेन प्रोडक्ट क्या बनना था, लेड सल्फेट। तो लेड सल्फेट दोनों तरफ हमें प्राप्त हो रहे हैं, चाहे कैथोड में देखें चाहे एनोड में देखें। जैसे ही डीसी सोर्स को हम इसके साथ जोड़ते हैं, डीसी सोर्स का जो पॉजिटिव एंड होता है वो एनोड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचता है, जिसकी वजह से वहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है और लेड ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। और साथ ही साथ कैथोड इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट कर लेता है और वो सल्फेट एनायन का फॉर्मेशन करता है। और सल्फेट एनायन हाइड्रोजन आयन चूँकि एनोड पे प्राप्त हो रहा है, उसके साथ रिएक्शन करके सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। और इस तरह से लगातार यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड का कंसंट्रेशन बढ़ता जाता है और सेल क्या होता है, रिचार्ज हो जाता है। तो बेटा, रिचार्ज रिएक्शन करने के लिए हमें एक डीसी सोर्स की ज़रूरत पड़ती है और कम से कम 12 वोल्ट का करंट इसके अंदर फ्लो होना चाहिए। कितने वोल्ट का, 12 वोल्ट का करंट इसके अंदर फ्लो होना चाहिए, तभी हम इसको रिचार्ज कर सकते हैं। तो यहाँ पर सारी चीज़ें आपके पास सामने हैं, इनको आप देख लीजिए और इसकी सहायता से आप नोट्स बनाने का प्रयास भी करिएगा। तो ये प्राइमरी और सेकेंडरी सेल के स्ट्रक्चर के साथ साथ उसकी मैकेनिज्म के बारे में भी आपको जानकारी दी। इसको आप बहुत ही कायदे से बैठ कर पढ़िएगा, समझिएगा, कहीं कोई दिक्कत होगी तो इसको पूछिएगा। ओके बेटा, थैंक यू।